स्वागत है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, होनहार शिक्षार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत ही जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपका पाचन एवं पोषण तंत्र पार्ट 2 की महत्वपूर्ण टॉपिक में स्वागत करता हूँ। इसका जो पार्ट 1 था वो आपके सामने आ चुका है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 का वीडियोज है। पार्ट 1 में हमने आपको जहाँ से छोड़ा है ठीक वहीं से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही इस चीज़ को लिख दिया, उल्लिखित कर दिया दांत के प्रकार। क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में होंठ और दांत के बारे में बहुत कुछ जाना है, पाचन पोषण के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आप पहला वीडियो देखें, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप देखें। ऐसा करने से आपका नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा यह है कि आप किसी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से ग्रहण करेंगे तो आपके दिमाग में वो बेहतर ढंग से समायोजित हो पाएगी। निसंकोच आप इस बात को समझ रहे हैं, तो आइए समझते हैं आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दांत के प्रकार। कितना लिखा हमने? 4। दांत के प्रकार 4 हैं। और आपको मैं बार बार बता दूं कि कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि स्पेशल ये किसके लिए है। तो वाकई ये बात मान के चले, मैं बार बार ये बात आपसे बताता रहूं कि अगर कहीं भी आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, जहां पर आपसे जीएस जी के संबंधी प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां आपके लिए कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से एक नई दिशा दे सकते हैं। ये मैं बार बार हम कोशिश भी कर रहे हैं और आप इस बात को समझ भी रहे हैं। दांत के प्रकार होते हैं 4, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं इस बात को जान लें। एक है आपका कृंतक, एक है आपका रदनक और एक है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक और एक है चवर्णक। ये है 4 प्रकार के दांत: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इतनी बात अगर क्लियर है तो कृंतक को छेदक कहते हैं और रदनक को भेदक कहते हैं। इसी कृंतक को इंसिजर कहा जाता है। इंसिजर। रदनक को कहा जाता है केनाइन और अग्रचवर्णक को प्रीमोलर और इसको मोलर कहा जाता है। ये इंग्लिश नाम भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर आपका इसी इंग्लिश नाम को ठीक ठाक आपके सामने यूं ही उल्लिखित कर देता है। तो ज़रूरी है ना हमें इस बात को जानना कि वाकई में हो सकता है वो इंग्लिश नाम ही रख दें। तो जहाँ बहुत कंपलसरी है, जहाँ एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ चुके हैं, मैं ऐसी जगह आपको बार बार फोकस करके इसलिए देता हूँ क्योंकि आप भी ऐसे प्रश्नों पर फोकस करें। अब जरा ध्यान दें, ऐसा भी कर सकता है, इसी इंसीजर को कहा जाता है काटने वाला दांत, काटने वाला, और इसको कहा जाता है फाड़ने वाला। काटने वाला और फाड़ने वाला, और इन दोनों को कहा जाता है चबाने वाला और पीसने वाला। चबाने वाला और फिर पीसने वाला दांत। पीसने वाला दांत। क्लियर है ना? अभी मैं बहुत ही इनके नामकरण करने वाला हूँ। हमने आपसे जो वादा किया है वो मैं बार बार निभाने के लिए प्रयासरत हूँ। हमने कहा है कि कुछ नया दूंगा आपको और बहुत कुछ नया दूंगा, आप देखना जरा। और अगर इस तरीके से अपने दिमाग में इसको एक ग्राफिकल निरूपण देंगे, सेट करेंगे, तो पक्की बात है आपका इसमें ये भूलने का वो जो सिस्टम है ना वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो क्यों ना कुछ हम लोग ऐसा ही करें कि ये भूले ही ना, और हम एग्जामिनर जैसा पूछना चाहे वैसा बताना शुरू कर दें। काटने वाला दांत हमारे पास विकसित होता है, फाड़ने वाला दांत उतना ज़्यादा विकसित नहीं होता है, लेकिन फिर भी है, केनाइन है, फिर भी ये है। लेकिन ये जानवरों में कुछ, जैसे शेर, भेड़िया, ऐसे तमाम जानवर जो मांसाहारी हैं उनके पास ये दांत काफ़ी बड़ा है। आप कुत्ता देख सकते हैं, और आप वो बचपन में, और अब तो कम, वो जो डरावनी मूवियाँ आती थी और जो चुड़ैल आपके सामने आती थी तो उसके दांत ये 2 काफ़ी बड़े होते थे। वाकई में वो केनाइन, वो फाड़ने वाला है जिससे हम डर जाते थे।
वो वही दांत है। और उसमें आप हमेशा देखते रहे होंगे चुड़ैल हमेशा लड़कियों को ही बनाया जाता था, है ना, मूवियों में ऐसा था। और उनके ये दांत निकले होते थे, यही फाड़ने वाले थे। ये शेर में काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। तो एक बार ये बात अपने दिमाग में बना ही लीजिए, केनाइन जिसके पास ज़्यादा विकसित है, ये दांत जिसके पास, ये नुकीला वाला जिसके पास ज़्यादा बड़ा होगा ना, विकसित होगा, वो उतना बड़ा मांसाहारी होगा, क्योंकि वो उसे प्रेरित करेगा मांस खाने के लिए, क्योंकि उसके पास वो फाड़ने वाली प्रक्रिया है। हमारे पास उतनी अच्छी प्रक्रिया व्यवस्था नहीं है ना। आसान है ये बात, क्योंकि अब हम ये जान पाए कि एग्जामिनर कैसा प्रश्न कर सकता है। तो जैसा भी करना चाहे, वो फाड़ने वाला दांत पूछे, काटने वाला पूछे, चबाने वाला पूछे या पीसने वाला पूछे, ऐसा करके पूछे अगर, तो आप बड़े आराम से इसे बता पाएंगे, है ना। अब ध्यान दें, इनको छेदक कहते हैं और इसको भेदक भी कहते हैं। इस बात को ध्यान दें, छेदक का मतलब जो आप मान के चलें, जो लक्ष्य सामने होता है और जो लक्ष्य दूर होता है, ये दूर के लक्ष्य के लिए कारगर है। छेदक, जब आप किसी चीज़ को काटते हैं तो वाकई में अपने इन्हीं आगे वाले दांतों से ही आप उस चीज़ को काटेंगे, है ना। और किसी चीज़ को फाड़ना है तो आप किनारे से फाड़ते हैं, इसीलिए इसे फाड़ने वाला बोला है। चबाना पीसना तो काम पीछे से होता है ना। उन्हें अग्र चौड़क या चौड़क या प्रीमोलर या मोलर कहेंगे। और भी नामकरण मैं करने वाला हूँ, ये महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल अलग है आपके लिए, इसलिए मैंने कहा कि अलग तो होना ही होना है। ये सारे नाम एक साथ आपको मिल पाएँ ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ मैं। ये आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन जब सारी व्यवस्था आपको एक साथ मिल जाएगी तो इसका मतलब मैं अलग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको अलग देने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ये। अब जरा ध्यान दें, जो कृंतक है इसे कहा जाएगा नोज तीथ। ऐसा क्यों? नोज तीथ क्यों? क्योंकि ये हमारे नाक के ठीक सामने है। आपकी नाक इतने हिस्से में, और वो किसी की नाक बहुत बड़ी हो, बहुत भड़कीली हो भाई, तो वो तो फिर कई दांतों को समाहित कर लेगा। अन्यथा एक सामान्य नाक अगर आप चेक करें तो लगभग इस तरीके की एक लाइन खींचें तो ये आपके जो सामने वाले दांत हैं ठीक उसी के सामने आ जाएंगे। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, नोज तीथ कह दिया। और ये दोनों यहाँ जो केनाइन है, ये आँख का वो हिस्सा है। ऐसे चेक करेंगे आप, ऐसे लाइन खींचेंगे तो एकदम किनारे वो भाग करके आएगा, और इसीलिए इसे आई तीथ कह दीजिए, आई तीथ। और ये जो अग्र चौड़क है ये यहाँ मिलेगा, जिसे आप गाल कहते हैं, और गाल का मतलब हो गया, इसे हम चीक तीथ कहेंगे, चीक तीथ। और ये जो चौवर्णक है इसी को कहा जाता है विजडम तीथ, यानी बुद्धि वाले दांत। बुद्धि वाले दांत आपको पता है एक ऐसा है जो लास्ट में निकलता है, उसकी प्रक्रिया में बाद में बात करता हूँ। अभी बस इतना समझ लें कि चौवर्णक को ही विजडम तीथ बोला जाता है। तो हमने एक नामकरण का सिलसिला अपने दांतों के साथ कर लिया, और मैं ये मान के चलूँ कि आप इसे समझ भी पा गए। कुछ करना नहीं है, एक बार आप इसे सिस्टमैटिक ढंग से अपने नोटबुक पर छापें और दोबारा सिस्टमैटिक ढंग से अपने मस्तिष्क में वो विचार लाएं। ऐसा करने से ये फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। आप कृंतक, रत्नक, अग्र चौड़क चौड़क कहिए, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर कहिए, काटने वाला, फाड़ने वाला, चबाने वाला, पीसने वाला कहिए। क्लियर है? ये आगे है तो नोज, वो बगल में है तो आई, ये चीख, और ये विजडम तीथ के नाम से जाने जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो सकती। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब जरा ध्यान दें कि बात क्या करने वाला हूँ। अब महत्वपूर्ण टॉपिक ये समझना, दांत के सूत्र, दांत का फार्मूला है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछ ही लेता है, और हम उन तमाम प्रश्नों को इस सूत्र के माध्यम से याद कर पाएंगे कि दांतों की संख्या कब कितनी थी और कौन से दांत कितने हैं, इंसीजर कितना है, केनाइन कितना है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है, वो अवस्थाओं के साथ कब चेंज हो गए, ऐसी बातों पर भी चर्चा करने वाले हैं, है ना। यह भी ठीक रहेगा। और अगर गर्मियों का सीजन है और अभी भी आप कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको आगाह कर दूं कि कोल्ड ड्रिंक
आपके दांतों को ही नहीं आपके मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, अतः अत्यधिक मात्रा में सेवन ना करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो दांत के सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। दांत के सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद क्या रखना है, मैं इंसिजर ऐसे ही डिनोट कर रहा हूं, बस इतना समझना, इंसिजर K9, फिर लिख दिया हमने प्रीमोलर PM, और फिर एक लिख दिया हमने मोलर। यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, यानी कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क और चौड़क की बात कर रहा हूं। एक तरीका समझना बस थोड़ा सा, हमारा जो दांत है कुछ इस तरीके का, एक जबड़ा ऊपर और एक जबड़ा नीचे, ऐसी व्यवस्था में संचालित है। और हम देख पाते होंगे तो कुछ हिस्से दांत के इधर हैं और कुछ हिस्से दांत के इधर हैं, और ये इतना हिस्सा आगे का है। बहरहाल ऐसा काम यहाँ भी है, ऐसे करके बंटा हुआ है। बात समझने वाली क्या है कि हमारे दांतों के ये जो पढ़ने का तरीका है, हम इसको 4 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। और उन 4 भागों में से अगर हम किसी एक भाग का ही अध्ययन कर लेते हैं तो दूसरा भाग अपने आप क्लियर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दांत इस हिस्से में होंगे वही दांत इस हिस्से में होंगे, जो दांत यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है ना। तो काउंट करना भी आसान हो जाएगा। मेरा कहना इतना था, हम मनुष्य अपने दांतों को 4 प्रकार से बांट करके पढ़ते हैं। बांट करके पढ़ने का तरीका वो इसलिए किया गया है जबकि चारों प्रकार में दांत एक ही हैं, एक ही नाम से जाने जाएंगे। केवल बांटा इसलिए गया है कि जिससे आप इसे आसानी से याद कर पाएं। अब जरा समझना, अगर हम बात ये कर दें, केवल हम ऊपरी जबड़े की बात करें इसकी, या नीचे वाले जबड़े की बात करें, किसी एक की कल्पना अपने दिमाग में करें। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इंसीजर 2/2, ऐसा अगर लिख रहे हैं तो बात समझिएगा आप, यानी इंसीजर की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, या ऐसा कर लो इंसीजर की संख्या यहाँ 2 मान लो और यहाँ 2 मान लो, है ना स्पष्ट। तो इसी तरीके से आप समझ लें, क्योंकि मैं ऊपर नीचे दर्शा रहा हूँ तो जबड़े को मैं आधे से ही काट दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ काटना आसान है क्योंकि ये जबड़ा केवल माना गया है, और वैसे आपको पता है सबसे मजबूत हिस्सा ये हमारे शरीर का है जबड़ा, है ना। इसे इतनी आसानी से फाड़ना तो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल यहाँ फाड़ना आसान है, मैंने फाड़ दिया। तो अब ये करूँगा कि यहाँ इंसीजर कितने हैं, यहाँ इंसीजर कितने हैं, यहाँ इतने हैं। तो इसके बाद जब सारी प्रक्रिया ये इंक्लूड हो ही जाएगी तो हम बाद में इसे 2 से गुणा इसलिए कर देंगे क्योंकि जो इधर दांत होगा वही दांत तो उधर भी होगा ना। बात क्लियर है ना। देखिए 2/2 यानी इंसीजर 2 यहाँ है और इंसीजर 2 यहाँ है, वही तो बात हमने पहले बोला आपसे। K9 देखिए 1/1, अगर इसी K9 की संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा होती, हमारे मुख में ज़्यादा होती, तो हकीकत है कुछ और काम हम कर पाते ज़्यादा फाड़ने वाला। लेकिन 1/1 यानी एक यहाँ है एक यहाँ है, क्लियर। प्रीमोलर 2/2, 2 यहाँ है और 2 ही यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। मोलर की संख्या 3/3, 3 यहाँ है तो 3 ही दांत कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, और 3 मोलर यहाँ पर हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए। तो हम अपने जबड़े को कुछ इस तरीके से काट करके एक साइड के ऊपर नीचे के दांतों का आकलन कर चुके हैं। अगर हम एक तरफ के ऊपर नीचे के दांतों के बारे में जानकारी कर चुके हैं तो आसान है ना दूसरे तरफ क्या बताना, क्योंकि जो इधर है वही इधर है, बस इतना ही काम हमें लेना है। और अगर ऐसा हो गया है तो आप इसका कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन करें। 2 1 3 2 5 3 8, यानी 8 दांत यहाँ निकल आए और 8 दांत यहाँ निकल आए। 8 8 कितने हो गए? 16, और 16 का 2 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 32। इसीलिए कहा जाता है कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी है, तो इसी में 2 से आप ये गुणा इसलिए कर दे रहे हैं जिससे आप ये जान पाएँ कि 8 दांत ऊपर थे 8 दांत नीचे हैं, कुल मिलाकर के कितने हो गए? ये 16 ऊपर और ये 16 नीचे, यानी 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। अब ये मत सोचना ये मैथमेटिकल
नहीं नहीं तो ऊपर ही गुणा कर लो, कहते तो सर आपने गुणा ही गलत किया था। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया है। तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, कुल मिला जुला करके कितने दांत हो गए? 32। अच्छा, ये सूत्र आपको क्या समझा पा रहा है? ये सूत्र आपको समझा पा रहा है कि जैसा मैं हूं ना वैसा मैं हूं नहीं, जैसा मैं दिख रहा हूं ऐसा मैं हूं ही नहीं। ये सूत्र आपको ये बता रहा है कि जैसा आप हमें समझ रहे हैं ना वैसा हम है ही नहीं। समझने का तात्पर्य है कि हम ये मान के चल रहे थे कि इंसीजर 2 ऊपर है 2 नीचे है, इसका मतलब 4 होगा। क्या ये सही है? नहीं। क्या हमारे मुख में 4 ही इंसीजर है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऊपर 2 नीचे, केवल आधे जबड़े की बात कर रहा हूं। पूरे जबड़े में कितने इंसीजर हो जाएंगे बताना, ये भी मैं लिखते चल ही रहा हूं। टोटल की अगर बात हो तो टोटल इंसीजर कितने होंगे? 2 ऊपर 2 नीचे, एक तरफ का, दूजा कितना हो जाएगा? 8 दांत है ना भाई। 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, इधर भी 2 ऊपर 2 नीचे, कुल मिला के कितने दांत? 8 दांत। केनाइन कितने होंगे बताइए जरा, केनाइन कितने हैं? केनाइन हो जाएंगे, जब 2 दिख रहे हैं तो 4 हो जाएंगे। यहाँ 4 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये जरा बताना मोलर कितना है? 3 3 6, 6 दूना 12, 12 8 20, 4 24, 24 और 8 कितने हो जाएंगे? टोटल 32। सबसे ज्यादा कौन सा दांत है? तो मोलर है ना। इसीलिए मैं ये सारा प्रश्न इसलिए आपके सामने कर रहा हूं, एग्जामिनर जिस स्तर पर जाना चाहे जाने दीजिए, हम लोग तैयार रहेंगे उनके हर स्तर का जवाब देने के लिए, है कि नहीं। अब जरा बताना, अगर मैं आपसे कहूं कि वयस्क मनुष्य में प्रीमोलर की संख्या कितनी है, आपका जवाब 8। मनुष्य में मोलर की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब 12। मनुष्य में सबसे ज्यादा कौन से दांत पाए जाते हैं, आप कहिए मोलर सर। मनुष्य में सबसे कम कौन से दांत पाए जाते हैं, आप कहिए सर कृंतक, है ना। कृंतक गलत, रत्नक। सबसे, इसी को तो हमने रत्नक बोला था, कृंतक तो इंसीजर है, इसे ही हमने क्या कहा था? कृंतक, रत्नक, इसे कहे थे अग्रचवर्णक और उसे बोला था चवर्णक। तो ध्यान दें, केनाइन सबसे कम है, मोलर सबसे ज्यादा है। और अगर एक सुव्यवस्थित बराबर कौन से हैं? इंसीजर और प्रीमोलर दोनों की संख्या बराबर है। यहां तक कोई डाउट अब आपको नहीं है। हम लोग ये मान के चलें कि हम लोग संख्या संबंधी वो महत्वपूर्ण इंसीजर का ये जो सूत्र है, दांत का जो फार्मूला है, इसे याद कर पा गए हैं। यहां तक कोई समस्या अब आपको नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बताना शेष है और उस शेष को बताने के लिए कुछ यहाँ काम करना है हमें। और मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ वयस्क, यानी हम लोग वयस्क हैं और आप भी क्या हैं? वयस्क हैं। वयस्क में दांत, अगर आप 12 वर्ष के ऊपर हैं तो आप अपने आप को फिर युवावस्था में ले जाएं। और आज का ज़माना कुछ इस तरीके का है कि युवावस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति वयस्क ही है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सीनियर ही समझता है ना। वो अपने आप का जो एटीट्यूड होता है, वो जो दिखाता है, वो वाकई में उसका ऐसा ही है। तो ठीक है, बने रहें और बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी टॉपिक को बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ें। ये सोचे कि सहजता है, कुछ है नहीं, मज़ा आ गया तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, तो मज़ा आ गया। एक तरफ का दांत था, सर ने गुणा कर दिया, दोनों तरफ का दांत आ गया, इधर वाला भी आ गया, इधर वाला भी आ गया। अब तो हम आराम से बता देंगे किसी व्यक्ति को। ये दिखने में जैसा वैसा है नहीं ये सूत्र। 2 दिख रहे हैं लेकिन डबल डबल हैं, ये 2 भी डबल है, 2 भी डबल है, यानी ऊपर 4 दांत है, नीचे भी 4 दांत है। इंसीजर के 4 दांत ऊपर हैं और 4 दांत कहाँ हैं? नीचे है। केनाइन के 2 दांत ऊपर हैं, 2 दांत नीचे। ऐसा 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सबका डबल होना ही है। ये सूत्र का ही मसला है, ये सूत्र का ही फार्मूला है। ठीक है ना, आसान हो गया। ये मैंने कहा कि ये जो फार्मूला हम लोगों ने अभी सेट किया, ये वयस्क में है। वयस्क में दांतों की संख्या कुछ इस तरीके की है, लेकिन बच्चों का जो फार्मूला ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बच्चों में दांत का सूत्र थोड़ा सा बदलेगा। बच्चों कहने का तात्पर्य हमारा है 12 वर्ष के नीचे, हो सकता है 10 वर्ष में हो जाए, एक औसत मैं बता रहा हूँ 12 वर्ष के नीचे। तो जो 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं, यानी बच्चों में दांत अगर पूछा जाता है, जब भी कभी आपसे बच्चों में दांत पूछा जाएगा तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और फिर क्या है ये? मोलर। अब जहां हमने इंसीजर लिखा है थोड़ा सा ये डाउन होगा अब ये सिस्टम। इंसीजर 2/2 ही रहेगा, जैसा वयस्क में है
वैसा बच्चों में है। केनाइन की संख्या 1/1 ही रहेगी, यानी जितना वयस्क में है उतना यहाँ भी रहेगा। इंटीजर की संख्या 8 है तो यहाँ भी 8 है। केनाइन की संख्या 4 है, यहाँ भी देखिए 4 है, सबका डबल करना है ना सूत्र का, तो यही मतलब है। प्रीमोलर 0 होते हैं, ये जरा ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है। यानी जब आप बच्चे हैं तो प्रीमोलर है ही नहीं, ये बहुत फोकस करना, इस बात को ध्यान देना। यानी चीक वाला तो है ही नहीं, जिसे हमने चीक तीत बोला है, गाल वाले दांत बोला है, वो तो बेचारे हैं ही नहीं। कब? बचपन में, है ना। तो चीक यानी गाल के दांत नहीं हैं, और मोलर 2/2 यानी एक नहीं है, और वही जो नहीं है वही सबसे बुद्धिमान दांत है। आप सोचेंगे सर इसे बुद्धिमान दांत क्यों कहते हैं, उस पर भी मैं बहस करने वाला हूं। हर वो चीज देने वाला हूं जो आपके मन में क्यों बन के आता है, हर वो प्रश्न का जवाब आपको दूंगा जो क्यों करवाता है आपसे, ऐसा क्यों। अच्छा, इसे बुद्धिमान वाला दांत क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, देखते रहे हमारे साथ, बने रहे हमारे साथ। अब जरा ध्यान दें, तो इंटीजर की संख्या जो भी थी यहाँ थी वही यहाँ है, केनाइन की वही है, लेकिन प्रीमोलर गायब हो गए हैं, बचपन में है ही नहीं। मोलर की संख्या जहाँ यहाँ पर 3/3 थी अर्थात 12 थी, अब वो घट करके कितनी है, 8 है, यानी 4 अभी आने शेष हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके का राउंड अप है उस समय जब हम काफ़ी छोटे थे, यानी बच्चे थे। अब इसमें भी आप मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, और आप जरा ध्यान दें, 2 1 3 2 5, यानी 5 दांत ऊपर 5 दांत नीचे, ये तो फिर कम आ जाएगा। कुछ तो गलत है फिर सूत्र में, क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है ना। 5 दांत ऊपर 5 दांत नीचे, 2 से गुणा करिए, ऊपर कितने दांत 10 और नीचे कितने दांत 10, कुल मिला जुला के कितने दांत आएंगे भाई, 20 दांत। यानी बच्चों में दांतों की संख्या कितनी है, 20। बच्चों में जो दांत हैं उनकी काउंटिंग अगर होगी तो हम लोगों को बताना है बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, ठीक है। और वो 20 दांत आपके समझ में आ ही गया होगा, कौन सा दांत बच्चों में अनुपस्थित होता है, तो आप कहिए सर अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर बच्चों में अनुपस्थित है। और कौन सा दांत, तो मोलर की संख्या भी 4 कम होती है, यानी 12 जहां मोलर कुल पाए जाते हैं वहां उनकी संख्या 8 होती है, 2/2 ही देखिए हमने लिखा हुआ है ना। तो मोलर की संख्या कम होती है। तो ये बच्चों का जो आंकड़ा था ये 20 दांत हो गए। आप जरा ध्यान दें, अब कुछ और कहने वाला हूं। जो 20 दांतों की बात मैं कर रहा हूं, जिन 20 दांतों की बात हो रही है, ये 20 दांत जीवन में 2 बार आते हैं, जीवन में 2 बार आते हैं। 2 बार का मतलब, अब एक बार तो ये आ चुके हैं जब आप काफ़ी छोटे हैं, अब इनके जाने का समय हो जाएगा, ये धीरे धीरे टूट टूट के गिर जाएंगे, और ये जब गिर जाएंगे तो पुनः इनके स्थान पर दूसरा दांत आ ही जाएगा, इन्हीं नामों से वो पहचाना जाएगा, यानी पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, और वो ठीक अपने नाम से ही जाना जाएगा। इनसे सीखिए कुछ नया आने का, नया जन्म लेने का। सच में ये नया जन्म लेते हैं, जाते हैं, पुनः आते हैं, और फिर से उसी नाम से जाने जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। बस इतना ध्यान देना, इन्हें पहले दूध का दांत कहा जाता है। दूध का दांत यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी है, 20 है, जो आए और चले गए। इसके बाद जब ये दोबारा आए तब ये दांत क्या हो जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान देना, ये 12 वर्ष के पहले कैसे दांत थे, अस्थाई, क्योंकि इनका जाना ही था, इसलिए इन्हें अस्थाई दांत कहा, इन्हें दूध का दांत कहा, इन्हें क्षीर का दांत कहा। दूध का दांत या क्षीर का दांत ये इसलिए कहे गए क्योंकि आप ये मान के चलें ये एक बार आते हैं और चले जाते हैं। क्लियर है बात ना। तो 20 दांत हैं कुल, इनकी संख्या 20 है। अब मेरा प्रश्न आपसे है, जीवन में एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन में एक ही बार आएंगे? ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन में एक बार आएंगे? आप ये बताएं हमें। तो जीवन में एक बार आने वाले दांतों की संख्या, जो दांत जीवन में एक बार आएगा वह दांत वाकई में कितना होगा, 12 ही तो बचा ना। अब जीवन में एक बार आने वाले दांत कितने बच गए, 12 ही बचे। 20 तो 2 बार आ रहे हैं ना, कुल मिला के 32 ही तो हैं, तो बचे कितने, 12। और वो 12 कौन कौन से हैं जरा बताना। 12 ये प्रीमोलर कितने हैं,
8, क्योंकि ये आपके बचपन में तो आए ही नहीं थे, ये एक ही बार आएंगे, यानी प्री मोलर 8 और मोलर कितने 3/3 थे, लेकिन यहाँ बचपन में कितने आए थे 2/2, यानी आपका कितना कम हो गया, एक ऊपर एक नीचे, कुल मिला जुला के 4 दांत है ना, 4 दांत क्या हो गए, कम हो गए। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि मैं अगर एक ऊपर एक नीचे कह रहा हूं तो आधे जबड़े की ही तो बात कर रहा हूं, दोनों जबड़े में जाओगे तो उसमें भी एक ऊपर एक नीचे, तो 1 2 3 4 हो नहीं जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब मोलर भी कितने 4, तो प्री मोलर 8 और मोलर की संख्या कितनी 4। अब आप जोड़ दें तो जीवन में एक बार आने वाले दांत कौन कौन से हैं, तो आपको पता चल गया। आप कहिए सर, मोलर का 4 दांत और प्री मोलर का 8वां दांत जीवन में एक बार आता है, और इसके अलावा जो दांत हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं, और इसलिए उन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है, और इन्हें तो अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जीवन में एक ही बार आते हैं, है ना। और वो भी जब बाद में आकर के दोबारा आ जाते हैं तो वो भी अस्थायी बन जाते हैं, क्योंकि फिर अब उनका जाना फिर लौट करके नहीं आना है। ऐसा नहीं कि वो बार बार जाएंगे बार बार आएंगे, वह संभव ही नहीं है कि नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने दांतों को भली भांति अब समझ पा रहे हैं, और दांत के बारे में उस बनने वाले मैं तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको दे ही रहा हूं। अगर आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि प्राथमिक दांत कितने होते हैं, लीजिए एक नया प्रश्न, एक स्टार प्रश्न, यह भी आप अपने मस्तिष्क में समाहित करें, केवल पूछने का तरीका अलग है, मैंने उत्तर दे दिया है आपको। आप अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाएं और उत्तर ले जाएं। प्राथमिक का मतलब पहले, अब द्वितीयक का मतलब बाद में, ठीक है। तो प्राथमिक का मतलब पहले आने वाले दांत कौन से थे, तो प्राथमिक दांतों की संख्या आप बताइए 20 है ना, जो दूध के हैं वही तो पहले आए, और द्वितीयक दांत तो बाद में आपके सामने ही है, क्योंकि ये आपके बचपन के बाद आते हैं, प्री मोलर और मोलर। तो इन्होंने केवल आपको डराया, अपने प्रश्नों से कुछ अलग तरीके का प्रश्न किया जिससे आप थोड़ा सा घबरा जाएं। ऐसा करने का इनका केवल यही एक मकसद रहा होगा कि आपका प्रश्न आता हुआ प्रश्न आपसे गलत हो जाए। तो मैं मान के चलूं कि अब आप इस बात को समझ पाए हैं। सूत्र जो लिखा है वो ऐसा है नहीं, उसमें आप मान के चलें जहां 2 लिखा उसे 4 समझें आप, जहां 1 लिखा उसे 2 समझें आप, तो आप आराम से बात कर सकते हैं कि दांतों की संख्या मनुष्य में कुल कितनी है। ये सूत्र इसलिए क्योंकि ये आधे ही जबड़े की बात हुई है, और आप अगर बहुत ही कुछ भूल ही रहे हैं तो आप, मैंने जहाँ 2 लिखा हो 4 कर लीजिए, जहाँ 1 लिखा उसे 2 कर लीजिए, जहाँ 3 लिखा उसे 6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप दांतों की संख्या आपके सामने आ ही जाएगी। तो ये बच्चों वाला दांत है, वो वयस्क वाला दांत है। मैं मान के चलूँ अब इस बात को आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत अब आपको नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यहीं और आपको बता दूँ कि जो ये 4 दांत हैं जिन्हें हम अकल दाढ़ भी कहते हैं, अक्ल दाढ़ या अकल दाढ़ क्यों कहा जाता है, ये आपके दिमाग में होगा। इसे बुद्धि वाला दांत क्यों कहते हैं, इसे आपने सर विजडम टीथ क्यों बोला, वो इसलिए बोला, ये वाकई में इसमें से जो लास्ट वाले दांत हैं आप यहाँ देख लीजिए 2/2 हैं, लास्ट में जो 4 दांत हैं ये काफ़ी बाद में आते हैं, बहुत ही उम्र यानी अवस्था हो जाने के बाद में आते हैं। इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हमारे जीवन में नहीं हो पाता है, हो सकता है बाद में कुछ समय बाद ये खत्म ही हो जाए हमारे मनुष्य के मुख से, क्योंकि हम इन्हें अवशेषी दांत भी कह देते हैं। लीजिए प्रश्न अच्छा है और जवाब भी आपके साथ जोड़ते चले जा रहे हैं। हम इन्हें क्या कह सकते हैं, अवशेषी दांत भी इन्हें कह देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आप देखिएगा एकदम जो पीछे वाला दांत होता है अक्सर सबका लगभग वो कुछ ना कुछ अंश पर झुका होता है। अगर उस दांत में कोई समस्या आ गई तो उसका काटना और निकालना फिर बड़ी समस्या है, ये दिक्कत है उस दांत में, ये अनुभव है, हमें उस बात का पता है, क्योंकि वो दांत बहुत पीछे है, बहुत लास्ट में होता है और झुका होता है लगभग। और इसका उपयोग पहले था जब मनुष्य गुफाओं वगैरह में रहता था, कुछ इस प्रकार का भोजन वगैरह वो करता रहा होगा कि उसके दांत ये तब उस समय कारगर थे, जरूरी थे, लेकिन धीरे धीरे हमने इसका प्रयोग लेना छोड़ दिया और इसका कोई प्रयोग हमारे जीवन में नहीं रहा, क्योंकि जब तक ये आए तब तक हम जवान हो गए थे, जब तक ये आए तब तक तो हम बड़े हो गए थे और हमने अपने उन्हीं दांतों से सब कुछ करना सीख लिया था। तो वही हुआ, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी कि जब तक आए तो काफ़ी देर हो गया, क्योंकि हमारे जो 20 दांत हैं वो वाकई में काम करना शुरू कर चुके थे, वो सारी जिम्मेदारी यही उठा रखे हैं कि मैं ही सब करूंगा, और मैं आदी हो गया अपने उन्हीं 20 दांतों पर।
मैं निर्भर हो गया अपने उन्हीं 20 दांतों के बनाए हुए तरीके पर। तो आप बाद में आओगे तो बहुत ज़्यादा मसला आपका नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी ये आगे थे तो पीसने वगैरह का काम थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो ये जैसे निकले ये वाले प्रीमोलर साहब जैसे आए, इनका काम तुरंत चालू हो गया कि अब अच्छा आप काटना पीसना शुरू करें। दिक्कत हो रही थी, हम छोटे थे। लेकिन बाद में जो बहुत अंत में आएगा 32 साल 34 साल 35 साल 30 साल के बाद जो दांत आएंगे, आप बताना उनका कितना उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो वही चीज़ है, आप इसे एकल दांत और शेषी दांत कह सकते हैं। और अब ये पूरा ग्राफ दांत का आपके सामने है और आप इसे मैं मान के चलूँ समझ गए हैं। कहीं दिक्कत होगी वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करिएगा, पुनः चला करके देखने का प्रयास करिएगा, आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। ये सुविधा आपके पास है। तो हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें आपके स्वास्थ्य की भी तो चिंता है, और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करोगे तो फिर आप पढ़ाई कैसे कर पाओगे। आप जितना ज़्यादा हंसेंगे ना, आपकी उम्र उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हंसने से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो हंसते रहें और इसका स्क्रीनशॉट लें। मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि मुख गुहा में, और जो कहेंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, मुख गुहा में दांत और आपकी जीवा, दांत और जीवा या जीव, ये दोनों यांत्रिक पाचन करते हैं। कहाँ पर? दांत में। यांत्रिक पाचन की जिम्मेदारी मुख गुहा में किसकी है? ऐसा प्रश्न एग्जामिनर कर सकता है आपसे। यांत्रिक पाचन मुख गुहा में कौन करता है? तो आप कहिए सर यांत्रिक पाचन मुख गुहा में दांत और जीवा मिलके करते हैं, ये इनका काम है। परंतु मुख गुहा में ऐसे ही प्रश्न आएगा, क्योंकि हम अभी मुख में है ना, अभी तो हम लोग सारा क्रियाकलाप मुख की ही तो समझ रहे हैं। वो सारा जो कुछ भी मैटर आपके सामने अभी तक दिया जा रहा है वो वाकई में वो मुख का है ना, आपके मुख का, हमारे मुख का, सबके मुख का। तो ये जो अंदर है, अभी हम दांतों पर ही जुड़े थे और दांतों पर फैसला ले लेने के बाद हम लोग आगे बढ़े हैं और दांतों की तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन अब हम करेंगे, है ना, मेहनत से, ढंग से, पूरे अच्छे मन से, है ना। क्योंकि आपके जो कमेंट है ना, वाकई में हमें बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहे हैं। और आपका ये प्रेम और ये व्यवहार, ये जो कुछ भी सौहार्द आप हमें दे रहे हैं, सचमुच आप ऐसे बनाए रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपने चैनल को मोटिवेट करें, बढ़ाने का प्रयास करें, देखते रहें हमारे साथ। अच्छा, फिर मुख गुहा में बात कर रहा हूँ। मुख गुहा में अगर यांत्रिक पाचन पूछे तो कहिए दांत और जीवा करते हैं। और मुख गुहा में, ये बात ध्यान दें, मुख गुहा में रासायनिक पाचन कौन करता है? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके प्रक्रिया चेंज होगी, पेट में कोई और करेगा ना। फिर रासायनिक पाचन कौन करेगा? तो रासायनिक पाचन यहाँ पर करता है लार, ठीक है, ये चीज़। तो हम तो दांत के बारे में पढ़ चुके, अभी हमने जीवा के बारे में नहीं जाना है, अभी हम जीवा के बारे में नहीं जान पाए, है ना। तो अब हम पहला काम ही कर लेते हैं कि अपनी जीवा के बारे में समझ लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो जीवा वाकई में मांसपेशियों का है और बहुत ही मजबूत मांसपेशी है वो। और आपको पता है कि पीछे से जुड़ा हुआ है, नहीं तो अन्यथा तो फिर आप कभी प्रयास करते तो बाहर ही चली जाती। और पीछे वो लिंगामेंट से जुड़ा हुआ है जीव आपकी, तो एक निश्चित अवस्था में ही बाहर आ पाती है। किसी किसी की ज़्यादा बाहर आती है और किसी किसी की कम बाहर आती है। तो ध्यान देना, अक्सर ऐसा है जिसकी ज़्यादा बाहर आती है वो ज़्यादा चटपटी चीज़ों को खाने में विश्वास रखते हैं। वो आपका अलग से मन करता है कि हम कुछ चटपटा खाएं, और सच में आप खा भी पाते हैं, क्योंकि उस समय आपके शरीर का वो कैलकुलेशन ही है ना ऐसा, आपका शरीर ऐसा ही व्यवहार आपके साथ कर रहा है। तो आप मजबूर हैं, कभी कुछ खाएंगे कभी कुछ खाएंगे, ऐसा खाने की इच्छा होगी। तो खैर चलिए ठीक है, खाते रहें और मस्त रहें। ध्यान दें, अब हम बात करने वाले हैं जीवा वाकई में एक मांसपेशियों का, बहुत ही मजबूत मांसपेशियों का बना हुआ है। और ये इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं है, इस बात को ध्यान दें। वो तंत्रिकाओं से सेट है और आराम से गतिशीलता हमारे अंदर बनाए रखती है। और हमेशा देखते होंगे गीली बनी रहती है, नम बनी रहती है, जिससे आपकी आवाज़ नम निकले, यानी आवाज़ आराम से निकल पाए। आप जरा ध्यान दें, जब भी आप बोलते हैं तो आपकी जीवा उठने का प्रयास करती है, हमेशा आपके बोलने में वो मदद करती है। जीवा ही नहीं होगी तो आप बोलने में असमर्थ हो जाएंगे, फिर आपका कंठ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीवा बोलने में, खाने में और आपके दांतों की सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जीवा पर जो मौजूद लार है ना,
वो लार तमाम प्रकार के कीटाणुओं को मारने में भी कारगर है। तो बने रहें, अभी ध्यान दें, हम अभी लार की बात करने के पहले हम बात करने वाले हैं जीवा की। तो जीवा कुछ इस तरीके की ये आपकी जीभ है, ये जीभ का आगे वाला हिस्सा है, बात समझिएगा, और ये पीछे वाला हिस्सा है। तो मैं पीछे वाला यहीं से कट कर दे रहा हूँ। ये दर्दनाक हादसा मान के चलें, जीभ काट के बाहर लाई गई है। और अब यहाँ आप ध्यान दें, ये जीवा का आगे वाला हिस्सा हो गया, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये कुछ बगल का हो गया, ये इधर का हो गया, और ये थोड़ा सा जो अवशेष है कुछ इस तरीके का मैंने बना दिया है। ठीक है, अच्छी लग रही होगी, अच्छी खासी ये जीभ तैयार है। अब एक महत्वपूर्ण बात समझें, जीभ पर पैपिला या पैपिलाई पाई जाती हैं, जिन्हें हम प्रांकुर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दें, जिन्हें हम प्रांकुर, अंकुर भी कह सकते हैं। जीभ पर छोटी छोटी पैपिलाई पाई जाती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो ठीक ठाक वहीं पर मैं ले चलता हूँ आपको। और ये जो पैपिलाई हैं, ये 4 प्रकार की पाई जाती हैं जीभ में। कितने प्रकार की? 4। एक है फिलीफार्म, और दूसरा है फंजीफार्म। फिलीफार्म और एक है फंजीफार्म, और एक है सर्कुम्बैलेट, और एक आपका यहाँ दर्शा दे रहा हूँ, जिसे हम कहेंगे पर्निल। ये पर्निल, प्रांकुर, मतलब सब में आप प्रांकुर जोड़ सकते हैं। फिलीफार्म, फंजीफार्म, सर्कुम्बैलेट और पर्निल, ये इतने प्रकार की 4 प्रकार की पैपिलाई आपके जीवा में पाई जाती है, 4 प्रकार की। और चारों का अगर कभी भी आकार पूछ लें तो इसका बता देना, ये त्रिभुज जैसा है। फंजीफार्म कुछ हमारे साथ ऐसे ही आप याद ही कर लो, ये आपको एक बरसात वाला छाता ही दे रहा हूँ, और ये छतरी के आकार का फंजीफार्म है। सर्कुम्बैलेट कुछ इस आकार का है, बी आकार का। इस बात को ध्यान दें, ये सबसे बड़े भी हैं सर्कुम्बैलेट। ये इनका जो मतलब हमारे यहाँ जो जीभ में जो फंजीफार्म यानी जो पैपिलाइज हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सर्कुम्बैलेट। वो आप देखेंगे तो पीछे वाले हिस्से से कुछ इस तरीके के बने हुए आपको दिखाई देंगे, ऐसे करके आपको ये मिलता हुआ चला जाएगा। ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, और आप अगर इनको देखना ही चाहते हैं तो आप बहुत ही गर्म चाय पी लीजिए, और जैसे ही ना आप बहुत गर्म चाय पियेंगे ना, तो आपका वो जीभ जो है, जो पैपिलाइज हैं, वो उभरी दिखाई देने लगेंगी। फिर आप उनकी संरचना को बड़े आराम से देख पाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि चाय आप आदी होंगे चाय पीने के, तो चाय पीजिए तो गर्म पीजिए, और अभी बना लीजिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। और जैसे आप पियेंगे, आपकी जीवा जैसे जलेगी, तुरंत अपने बगल में बैठी हुई अपनी सहेली से कहिए, अपने दोस्त से कहिए कि ज़रा देखना पैपिलीज, ये जो पैपिलाइज हैं क्या ऊपर आ गई हैं? तो ज़रूर वो कहेगी कि हाँ, और ऊपर आई गई हैं। तो चेक कर सकते हैं आप, इस प्रक्रिया को आजमा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना, बहुत गर्म मत पी लेना, नहीं तो जीभ ही ज़्यादा जल जाए। ये बीज आकार की है। और जो ये पर्निल अंकुर है, जिन्हें हमने पर्निल अभी बोला है, ये जो वाकई में सबका एक एक अपना अपना आकार है। फिलीफार्म का ये है, और फंजीफार्म का ये, पर्निल का, शंकुम का, इसका भी तो कुछ इस तरीके की है, आप मान के चलें। एक पत्ती जैसी संरचना है इसकी, यह ध्यान देना। यानी पत्ती जैसी संरचना किसकी है? तो पर्निल की है। सर्कुम्बैलेट का ऐसा है, फंजीफार्म का ऐसा है, फिलीफार्म का ऐसा है। कोई दिक्कत, कोई डाउट मैं मान के चलूँ आपको नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ ध्यान दें, फिलीफार्म पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं है, यही बताना चाह रहा था, यही इम्पोर्टेंट है। स्वाद कलिका नहीं है, यानी टेस्ट बड्स नहीं है, स्वाद लेने वाले वो दाने नहीं हैं। ठीक है, किस पर? इस पर नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, एक फंजीफार्म अंकुर पर, एक फंजीफार्म लिखना था, मार्म लिख दिया हमने, इसको सही कर लीजिए। फंजीफार्म अंकुर पर 5 से 6 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। किस पर? एक फंजीफार्म अंकुर पर 5 से 6, यानी प्रति लगा दिया हमने, प्रति फंजी। ठीक है, ये बात ध्यान दें। एक फंजीफार्म अंकुर पर 5 से 6 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्लियर है बात? और जो सर्कुम्बैलेट की बात कर रहा हूं, यहां जरा ध्यान देना, एक सर्कुम्बैलेट पर 100 से 300 तक स्वाद कलिका पाई जाएगी। 100 से 300 तक, एक सर्कुम्बैलेट पर 100 से
300 तक स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। पर्णिम अंकुल पर भी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसलिए उनका आंकड़ा कुछ इस तरीके का नहीं मिल पाएगा आपको। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने आपके सामने रख दिया। आपके मुख में अगर स्वाद कलिकाओं की बात की जाए, आपके मुख में अगर ये स्वाद कलिकाएँ पूछी जाएँ तो आप बड़े आराम से ये बता सकते हैं कि सर स्वाद कलिकाएँ हमारे मुख में कितनी हैं। अगर सर्कुम्बैलेट की बात करें तो 100 से 300 है, पर्णिल अंकुर पर भी है और यहाँ भी है। लेकिन पूरे मुख में अगर बात हो तो स्वाद कलिकाएँ हमारे मुख में कितनी हैं, तो हमारे मुख में स्वाद कलिकाओं की संख्या 10,000 से भी अधिक है। इतनी बात आप मान के चलें, 10,000 से ज़्यादा स्वाद कलिकाएँ आपके जीवा पर हैं, 10,000 से भी ज़्यादा। ये बात समझ पा रहे हैं आप। हमने कहा कि हमारे जीवा पर 4 प्रकार की प्रांकुर पाए जाते हैं, अंकुर पाए जाते हैं, जिसे हम फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, सर्कुम्बैलेट और पर्निल कह सकते हैं। सबके आकार, सबकी संरचना बता दिया हमने, स्वाद कलिकाओं का जिक्र कर दिया है। यहाँ पर आप ये काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब कुछ महत्वपूर्ण बात मैं ये कर लेता हूँ कि जो ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, बिटर यानी तीखा स्वाद हम महसूस करते हैं। और ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, यहाँ से हम स्वीट यानी मीठा, और ये जो हिस्सा है यहाँ से हम सोर यानी खट्टा। अगर हमें खट्टे चीज़ों की जानकारी हो पाती है ना, तो हम कुछ इस तरीके से, यानी तीखे का यहाँ से, खट्टे का यहाँ से और मीठे का यहाँ से हमें एहसास कर पाते हैं। ठीक है। और अगर नमकीन की बात आए, खारे की बात आए, नमकीन की, तो आपका वो जो साल्ट वाला है यानी नमकीन यहाँ से, ये क्लियर है ना। तो यही पोर्शन आप उठा के यहाँ भी कर सकते हैं, यानी ये बिटर पूरा है, यहाँ से खट्टे का, यहाँ से फिर आपका नमकीन वाला और ये आपका मीठा वाला। क्लियर है ना। तो जो जीवा संबंधी जो प्रश्न बनते हैं कुछ इसी तरीके से आते हैं। जो हमने पैपिलाइज की बात की, अंकुरों की बात की, और फिर अब ये इसके स्वाद के बारे में है ना, ये बात क्लियर हो गई। कहा जाता है कि औरतों की जुबान बड़ी लंबी होती है। ये कहते सुना होगा आप लोगों ने कि औरतों की जुबान बड़ी लंबी है। ऐसा नहीं है, मैं आज आपके साथ खड़ा हूँ। औरतों की जुबान सच में लंबी नहीं है। अगर जुबान लंबी है, औसत में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जीवा पुरुषों की बड़ी होती है, यानी औरतों की अपेक्षा पुरुषों की जो जीभ होती है वो लंबी होती है, अर्थात जुबान उनकी बड़ी है। और अब पुरुष वर्ग हमसे नाराज़ ना हो जाए। अब आपके लिए क्या है, आपके लिए ये है कि आपकी जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं जितनी महिलाओं की। तो महिलाओं की जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, अर्थात वो ज़्यादा, इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो स्वाद कलिकाओं पर निर्भर है। आप ज़्यादा स्वाद का एहसास कर पाते हैं पुरुषों की अपेक्षाकृत। महिलाएं बहुत ही जल्दी किसी चीज़ की सुगंध लेती हैं और स्वाद का भी आकलन वो पुरुषों की अपेक्षाकृत ज़्यादा कर पाती हैं। तो उस आधार पर औरतों की जुबान लंबी होती है। किस आधार पर? चटपटा चीज़ें या कुछ ऊट पटांग चीज़ खाने के मामले में ज़्यादा है, अग्रणी है पुरुषों की अपेक्षाकृत। और लंबाई अगर जीभ की बात की जाए तो एक सामान्य जीभ की लंबाई 10 इंच होनी चाहिए। 10 इंच से मतलब बहुत ज़्यादा है 10 इंच, वाकई में 10 इंच मैंने बोल दिया और वो गलत हो गया, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 10 सेंटीमीटर औसत लंबाई है जीभ की, और उससे काफ़ी छोटी छोटी जीभें हैं, बहुत ही कम या उससे भी काफ़ी कम छोटी जीवा वाले भी हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ये समझना है कि केवल इतना समझ लें कि महिलाओं की स्वाद कलिकाएँ पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तथा पुरुषों की जो जीवा है वो ज़्यादा लंबी होती है ना। और इसी जीभ पर आपको लार मिलेगा जो आपके भोजन में आने वाले तमाम प्रकार के कीटाणुओं को मारने का काम करेगा। हमारे मुख में जितनी पृथ्वी पर जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा जीवाणु होते हैं, और हम जब भोजन करते हैं तो वाकई में हमारे लिए काफ़ी हानिकारक लाभकारी दोनों होते हैं, लेकिन हानिकारक ज़्यादा है। तो उन्हें लाइसोजाइम आपके लार में मिलेगा, एक प्रकार की एंजाइम है जो उसे मारने का काम करेगा। तो मैं मान के चलूँ कि आज की क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई है, बहरहाल फिर भी आपके लिए बेहतर कंटेंट इसमें छुपे हुए हैं। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, यानी इसके पार्ट 3 सीरीज में लार के बारे में, और उससे संबंधित अन्य तमाम चीज़ों का भी आकलन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये कंटेंट बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आप
बहुत ही अच्छे ढंग से बड़े मनोवेग से आप इसे समझ पाए होंगे। तो आप अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।